Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome again. Today we are going to discuss topic 3 of chemistry class 10. The topic is law of mass action. So before going ahead हमने previous lecture में discuss किया था chemical reactions के बारे में and then chemical reactions से हमने reversible and irreversible को discuss किया and then उसके बाद हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था कि किस तरह डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास सेटअप होता है, राइट। सो आज हमारे पास ये जो नया टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सो इससे पहले हम एक एग्जांपल एक जनरली हम ले लेते हैं। हम कोई भी इक्वेशन हम प्रेजेंट करते हैं, कोई भी रिएक्शन हमारे पास प्रेजेंट हम जब करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट। अब ये डबल एरो आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम को शो करता है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो केमिस्ट हैं उन्होंने इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एक्सप्लेन किया कि हमारे पास नंबर्स के फॉर्म में, यानी ये 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, वो कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। यहाँ अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, ये इतनी कंसंट्रेशन है इसकी, इतनी अमाउंट है इसकी, ये यूज़ होके ये आपस में रिएक्ट करेगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनाता है वो भी 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, राइट। सो साइंटिस्ट ने न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सप्लेन किया, जिसमें उन्होंने रिलेट किया है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट इन इक्विलिब्रियम में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। नाउ दीज वैल्यूज कैन बी एक्सप्लेन या डिटरमिन्ड बाय यूजिंग द रिलेशनशिप नोन एज द लॉ ऑफ मास एक्शन, राइट। सो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, ये आपके पास कोई भी रिएक्शन है तो ये आपके पास मोलर कंसंट्रेशन है, जो नंबर फॉर्म में न्यूमेरिकल्स फॉर्म में हम शो करते हैं, ये मोलर कंसंट्रेशन है। मीन हमने अमाउंट कितनी मिकदार में ली है, फॉर एग्जांपल 2 ग्राम लिए है, 2 मोल्स लिए हैं। जब हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट, आपने 9 में पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर वेट को जब हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में तो उसको हम कहते हैं मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास मोलर मास है तो यहाँ पे ये 2 हो गया, मीन कि 2 मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड हमने यूज़ किया, रिएक्ट किया 1 मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, एंड इससे ये क्या बना आपके पास 2 मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो लेक्चर से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसको हम मोलर मास कहते हैं, मोलर कंसनट्रेशन, राइट, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, राइट। इस साइड पे ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं या सब्सटेंस हैं, इसको रिएक्टेंट कहा जाता है, ये इक्विलिब्रियम है, एंड इस साइड पे जो है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, राइट। नाउ वी विल डिस्कस दिस लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके जी, नाउ पहली हेडिंग हमारे पास क्या है कि किसने प्रपोज किया लॉ ऑफ मास एक्शन को, ठीक है। तो हमारे पास 2 नॉर्वेजियन साइंटिस्ट हैं, गोल्डबर्ग एंड पीटर वेज। इन 1864 में इन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रपोज किया, एंड इसने अपने लॉ में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को उनका रिलेशनशिप बताया है, ठीक है। टू डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम स्टेट, के इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे पास क्या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, ठीक है। सो दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय गोल्डबर्ग एंड पीटर वेज इन 1864, राइट। इसके की पॉइंट्स क्या थे कि इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जो कंसंट्रेशन है यानी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है इक्विलिब्रियम में, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताई, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक A + B, ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं एंड इक्विलिब्रियम सेटअप होगा तो ये C and D हो गया, राइट। ये रिएक्टर मिलकर आपके पास प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। अब कितना रिएक्टेंट हमें चाहिए और उससे कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये इसका रिलेशनशिप, इसकी कंसंट्रेशन का रिलेशनशिप जो है हमारे पास ये 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसने डिस्कस किया है एंड इनको एक लॉ की फॉर्म में प्रपोज किया है, जिसको लेटर ऑन नेम दिया इन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन का, right? Now moving toward the definition of law of mass action, this law states that the rate or speed of chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration. अब रेट और ये स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास केमिकल रिएक्शन है तो इसका जो रेट है वो डिपेंड करता है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। जितना रिएक्टेंट ज़्यादा होगा उतना फास्ट आपके पास केमिकल रिएक्शन होगा,
यानी वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ या तो एंजाइम्स है या कैटलिस्ट है, राइट। तो ये रिएक्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सो यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन कहा गया, या उसको हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं एक्टिव मासेस। मोलर कंसंट्रेशन हो गया या एक्टिव मासेस, एक ही बात होती है, ठीक है। तो इनके जो एक्टिव मासेस हैं वो कितने होंगे और वो कितना कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन हम लॉ ऑफ मास सेक्शन में पढ़ेंगे। नाउ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मीन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये है इसका प्रोडक्ट मालूम कर रही हूँ तो इन दोनों की कंसंट्रेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई करना। नाउ एक्टिव मासेस होता क्या है, इट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मीन कि इसमें कितनी रिएक्टेंट आपने यूज़ किया, कितने ग्राम आपने रिएक्टेंट यूज़ किया और उससे कितने ग्राम आपके पास प्रोडक्ट बना। अगर तो केमिकल ये आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम है तो दोनों में हमारे पास अमाउंट उनकी सेम होगी। मीन 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट विल फॉर्म 2 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, राइट। नाउ एक्टिव मासेस अगेन देख लें, इट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किस यूनिट में, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये बाय फॉर्म में, जब ये बाय से ऊपर मल्टीप्लाई फॉर्म में आएगा तो यहाँ -3 हम लगा देंगे, ठीक है। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, यानी एक्टिव मासेस जो हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, ठीक है। तो जितना भी आप रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हो तो इनको आपने ब्रैकेट्स में डाल देना है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, अब हम एग्जाम्पल इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये एक इक्वेशन मैंने जनरलाइज इसको फॉर्म में दे दिया है, a प्लस बी दे विल फॉर्म c प्लस डी। और ये जो स्मॉल a है, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d, ये मोलर कंसंट्रेशंस है, राइट। सो एक्टिव मासेस, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ a इज, ये हो गया a, ये मोलर मासेस है, ठीक है। इसके ऊपर आप स्मॉल इसको a को पुट कर सकते हो। इसी तरह एक्टिव मास है जो आपके पास b इस्तेमाल हुआ है इस रिएक्शन में, तो एक्टिव मासेस ऑफ b, तो इसको अपने ब्रैकेट में डाल देना b, एंड ये इसके जो मोलर मास है तो इसको अपने यहाँ पावर फॉर्म में ले आना है, ठीक है। यहाँ ऊपर b आ जाएगा, यहाँ आप लोग फिर b लिख लें, ठीक है। और उसके बाद है एक्टिव मासेस ऑफ c, तो ये आपके पास ये c है एंड इसके ऊपर हम ये छोटा c लगा लेंगे। एंड देन आपके पास एक्टिव मासेस ऑफ d, तो ये d ब्रैकेट में जाके ये जो इसके पास यहाँ है ये मोलर मास है, इसको हम ऊपर पावर के फॉर्म में शिफ्ट कर देंगे, राइट। नाउ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अब आपके पास ये जो रिएक्शन था, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी मोलर कंसंट्रेशन। ये हमेशा याद रखिए, ये ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन को शो कर रही है। तो हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो अभी हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा है, अभी इसने कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। एंड इसके जो ये जो मोल्स हैं इसको हमने ऊपर न्यूमेरिकल ये ऊपर फॉर्म में शिफ्ट कर दिया, पावर की फॉर्म में, राइट। सो फॉरवर्ड रिएक्शन को हम RF भी लिख सकते हैं, पूरा वर्ड लिखने से अच्छा RF से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। सो सिंपल इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, राइट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रिएक्टेंट है ये इसका प्रोडक्ट है, मीन इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। नाउ RF इज इक्वल टू, ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटा के दैट वुड बी इक्वल टू द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो जिसको ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो इसलिए हम इसको कहते हैं KF, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, ठीक है। सो ये इक्वेशन हो जाएगी RF इक्वल टू KF मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। KF शोज द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है, अब रिएक्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कैसा होगा, रेट मीन स्पीड ऑफ रिएक्शन, राइट। तो रिवर्स रिएक्शन का भी इसी तरह हमने करना है कि R रिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। तो उनके पास ये जो इक्वेशन में आप लोग देख लें, ये C एंड D जो है
इसको हम पावर की फॉर्म में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके जी, नाउ आर हमेशा, अब देखिए ये अगेन जैसे फॉरवर्ड में आर एफ हमने यूज़ किया, तो आर रिवर्स के लिए हमने स्मॉल आर यूज़ कर दिया। तो आर, स्मॉल आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी, यानी ये प्रोडक्ट, ठीक है, सी एंड डी प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटा के हमने उसकी जगह उसका कांस्टेंट लगा लिया। के आर इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब हमारे पास ये जब रिएक्शन है ये जाएगा इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया कि हमने जो लास्ट टाइम जो रिएक्शंस पढ़े थे उनमें रिवर्सिबल रिएक्शन है, एंड देन उसमें हमने इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्क्राइब किया था, स्टडी किया था। तो अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास A प्लस बी, यहाँ अगेन मैं इसको शो कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। ये स्मॉल, ये हो गया C एंड यहाँ आप स्मॉल b लगा लें। ठीक है, तो अब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब इस्टेब्लिशमेंट कैसे होगी इक्विलिब्रियम की, कि आपके पास फॉरवर्ड यानी ये रिएक्टेंट, ठीक है, एंड रिवर्स रिएक्शन यानी ये चीज़, ये दोनों आपके पास बराबर हों, बैलेंस फॉर्म में हो, देन इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। तो यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जिस रेट से ये जाएगा ये आगे फॉरवर्ड रिएक्शन में कन्वर्ट होगा, इसी तरह जो रिवर्स रिएक्शन है वो भी उसी रेट पे फिर आपके पास रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सो वी कैन सिंपली से दैट यहाँ अभी हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसको हमने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे जो अभी मैंने लिख दिया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन, तो इसकी जगह हमने लिख दिया आर एफ, यानी ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इसको हमने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ दिस वुड बी इक्वल टू के एफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर मासेस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन की जब बात आएगी तो वहाँ उसमें हमने रिएक्टेंट की वैल्यूज़ को लिखना है, एंड रिवर्स रिएक्शन की जब बात आएगी तो हमने प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को लिखना है। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सो ये इक्वेशन हमने जो इस्टेब्लिश की, तो साइंटिस्ट ने क्या कंक्लूड किया, सो इस इक्वेशन से हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ये इक्वल है रेट ऑफ रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के, एंड इट इज़ क्लियर दैट रेट ऑफ रिएक्शन यानी जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है इज़ प्रोपोर्शनल टू दी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि जितना मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना ही उसका रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शन, कि जितना हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी उतना ही वो ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो उसका रेट जो है वो भी कम होगा। राइट, होप आपको इस पूरे प्रोसेस की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। राइट, सो काइंडली रिवाइज द होल टर्म। आज हमने स्टडी किया लॉ ऑफ मास एक्शन को, कि किसने प्रपोज किया, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी, एंड देन उसके बाद एक्टिव मासेस को हमने डिस्क्राइब किया, देन यूनिट क्या है एक्टिव मासेस के, उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा उसकी एग्जाम्पल को डिस्कस किया, देन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, देन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, फिर हमने इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्क्राइब किया कि कैसे इन दोनों के दरमियान में इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश होती है, एंड देन फाइनली जो चीज़ हमने मालूम करनी थी कि रेट ऑफ रिएक्टेंट जो है, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है इज़ प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Hope you like the video. Kindly share with your friends and must subscribe the channel. Thank you.